और पद, जैसे मान लो हमने लिख दिया राम पुस्तक पढ़ता है, राम और श्याम पुस्तक पढ़ते हैं। ऐसे लिख दिया राम पढ़ता है, इस तरह से। इसमें हम देखते हैं पद और शब्द क्या होता है। तो यहां पर हम देखें राम और श्याम, ये दो करता है और दोनों जुड़े हुए हैं और से, है ना। इसके बाद ये पुस्तक आपका कर्म है, क्रिया पढ़ते हैं। ये मिल करके बहुवचन का रूप क्या है दे रहे हैं। दो भिन्न कर्ता मिल करके ये बहुवचन का रूप दे रहे, एक समूह बना रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे शब्द। अब राम शब्द नहीं, श्याम शब्द नहीं, पुस्तक शब्द नहीं, ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। इसमें जब हम किसी वाक्य में शब्दों को समाहित कर देते हैं तो वो पद बन जाता है, और पद क्रिया जोड़ करके जब हम लगा देते हैं, पूरा कर देते हैं, तो वो वाक्य बन जाता है, है ना। और नहीं तो अकेले क्यों लिख दिया जाए तो क्या होगा? शब्द हो जाएगा, है ना। और एक वाक्य के रूप में लिख दिया जाएगा तो वो क्या है? पद। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि राम पढ़ता है, राम एक शब्द है, करता है, ये क्रिया है ना। राम पुस्तक पढ़ता है ना। ये हमने शब्दों को एक सुमेली ढंग से क्या किया है? लिख दिया है, तो ये पद का निर्माण हो जाएगा। इसी को आज हम पढ़ते हैं हम लोग कि पद शब्द होता क्या है। देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों का समूह वह समूह जिससे किसी अर्थ का बोध होता है, उसे शब्द कहते हैं। देखिए, या बहुत छोटी परिभाषा बना सकते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के यानी वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे यहां पर ज और ल दोनों को हमने एक में मिला दिया तो बन गया क्या है? जल, है ना। ये आप क्या, जल का मतलब जानते हैं कि पानी होता है, अर्थ बता रहा है। लेकिन इसी को हम लिख देते हैं ल और जो, ये भी एक में हमने लिख दिया। क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? तो इसको हम शब्द का नाम नहीं देंगे, इसको हम क्या देंगे? शब्द का नाम देंगे। जैसे हमने लिख दिया यहां पर हाथी, ठीक, एक में मिला दिया। हाथी का मतलब जानते हैं कि बड़ा सा जानवर है, और इसी को हम लिख देते हैं चीहा, है ना, एक में करके। तो ये हमें क्या है? सार्थक शब्द का बोध नहीं होता है। अगर हम लिख देते हैं कमल,
कमल का तो जैसे कमल लिखा मालूम हो गया क्यों एक फूल है कमल का, लेकिन इसको हमने लिख दिया लमक, है ना, इस तरह से। अब ये भी समूह में है लेकिन ये शब्द नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल रहा। आगे बढ़ समझ में, तो शब्द का मतलब वही होता है कि दो या दो से अधिक वर्णों का वह समूह जिससे हमें किसी अर्थ का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। शब्द को देखा जाए तो केवल दो ही प्रकार होता है। ये दो प्रकार में एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। हम लोग देहात के रहने वाले हैं, इसलिए सार्थक के साथ निरर्थक शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे अगर हमने लिखा है यहाँ पर देखिए, हमने लिखा पानी ओनी, हमने लिख दिया रोटी ओटी, है ना, देखिए, हाँ चावल ओवल, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसी में भी सार्थक के साथ निरर्थक का क्या कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं। लेकिन ये तो अर्थ बता रहा है, लेकिन ये अर्थ क्या है, नहीं बता रहा है। ये अर्थ बता रहा है, ये अर्थ नहीं बता रहा है। ये सार्थक है और ये क्या है, निरर्थक। इसलिए हम निरर्थक को छोड़ देते हैं, सार्थक शब्द को लेकर पढ़ते हैं, है ना। तो ये सार्थक और निरर्थक शब्द यही होता है कि जिसका अर्थ निकले वो सार्थक होता है, जिसका अर्थ न निकले वो निरर्थक। बस यही है शब्द में। अच्छा, अब सार्थक शब्द को हम लेकर पढ़ते हैं तो ये बहुत आधार माना गया है इसका। देखिए, सार्थक शब्द सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, और चार होता है, एक पांचवें रूप में होता है संकर, है ना, शब्द। इस तरह से ये जो है उत्पत्ति के आधार पर चार शब्दों के भेद बताए गए हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में संकर शब्द भी पूछ दिया जाता है, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। तत्सम तद्भव पढ़े ही होंगे। देखिए, तत् और धन सम दो शब्द से मिलकर बना है। तत् का मतलब होता है वह या उसके, सम माने होता है समान, तो सीधे हम लगा देंगे उसके समान। अब उसके समान का मतलब संस्कृत है ना। देखिए, यानी जो शब्द संस्कृत का, संस्कृत शब्द यानी भाषा का हो, लेकिन उसको हम हिंदी में ला करके प्रयोग करते हैं, है ना, तो उसको हम कहते हैं कि ये तत्सम है, हूबहू बिना परिवर्तन के। अगर हिंदी में लाकर प्रयोग करते हैं तो उसको तत्सम कहा जाता है। और इसी तरह तद्भव जो शब्द है, तद्भव, तद धन भव, है ना, तद माने उससे, अभव माने उत्पन्न। यहाँ उत्पन्न होगा, भव माने संसार भी होता है, भव माने होना भी होता है ना।
उससे उत्पन्न अर्थात संस्कृत, उससे का मतलब संस्कृत से उत्पन्न, यानी संस्कृत से घिसा पीटा यानी घिसते पीटते शब्द आकर के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं ये तद्भव। ठीक ना। जैसे में मान लो यहाँ कुछ हम लिख दे रहे हैं, जैसे हमने लिखा अश्रु, हमने लिखा अच्छी, हमने लिखा कोची, हमने लिखा नक्षत्र, हमने लिखा रात्रि, हमने लिखा काष्ठ, हमने लिखा काक, हमने लिखा कोकिल, है ना। देखिए बहुत शब्द ऐसे हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये स्वयं जो है संस्कृत के, ये जो है तत्सम कहलाएंगे, है ना। अब इसका घिसा पीटा रूप क्या होता है, तद्भव होता है। इससे बिगड़ करके रूप जो आते हैं तद्भव। तो अश्रु का हम सीधे बोलते हैं आंसू, ये तद्भव हो गया। सरलीकरण करके आसान रूप दे दिया जाता है तो उसको तद्भव कहा जाता है। ये आंसू हो गया। अच्छी माने ये होता है आंख, कोची माने होता है कोंख, ये छ जो है छाता छ में बदलता है या तो ख में बदल जाता है ना, तद्भव। नक्षत्र को कहते हैं नक्षत्र, है ना। रात्रि को कहते हैं रात, काष्ठ को कहते हैं काठ लकड़ी, काक को कहते हैं कौवा और कोकिल को कहते हैं कोयल। आइए समझ में। उलूक होता है, उलूक को कहते हैं उल्लू। देखिए फिर कपोत को कबूतर कहते हैं। कर्पूर को कपूर कहते हैं। करपट को कपड़ा कहते हैं, है ना। तमाम ऐसे शब्द कहने का मतलब कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि जिस शब्द को पढ़ने में हमें कठिनाई होती है उसे सीधा सीधा कहेंगे कि तत्सम है, और जिसको आसानी से पढ़ लेते हैं उच्चारण कर लेते हैं उसे हम कहते हैं कि तत्सम। अभी जितना हमने लिखा है इसको देखिए, पढ़ने में दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही है। इसको पढ़ने में क्या है, आराम से बोलते रहे बिना कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये संस्कृत का सरलीकरण करके आ गया, एकदम बिगड़ करके रूप आया, तो ये कहलाएगा आपका तद्भव। समझ में आ गया। उसी तरह से ये है देशज, देशज ये बना हुआ है देश अधन ज, है ना। अब ये देश धन ज माने होता है जन्मा, अब देश का मतलब कि देश में जो अपने देश में पैदा हुआ और अपने ही देश में प्रयोग किया, यानी जन्म लिया हमारे देश में और उसी का हम प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं कि ये देश है ना। जैसे प्यास लगती तो कहते हैं कि एक लोटा पानी लाओ, तो लोटा ले लिया, कटोरा ले लिया, एकदम देहात में चले जाओ, है ना। कटोरा ले लिया, खटिया ले लिया, खटिया होता है ना, और डिबिया ले लिया, डिबिया, है ना। तमाम तरह के कहने का मतलब जो मिलेंगे, लेकिन ये देशज कहलाते हैं। अच्छा, जो अपने देश में, अब विदेशज का मतलब होता है
विदेश और धन ज, है ना। अब विदेश धन ज जब करेंगे तो ये विदेश का मतलब है कि अन्य देश में, ज माने जन्मा, विदेश में जो जन्म लिया शब्द, लेकिन हमारे देश में आकर के उबा उसका प्रचलन करते हैं, प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द, विदेशज कहते हैं। अब ये विदेशज शब्द कई तरह के होते हैं। ये होता है अरबी, फारसी, है ना, अंग्रेजी, तुर्की, है ना, पुर्तगाली, चीनी, जापानी, डच, ये जो है कुछ मेन देश है, मतलब मेन जो है भाषा देश की, है ना। अरब की अरबी, फारस की फारसी, मतलब फारसी तो बहुत जगह बोली जाती है। उसी तरह अंग्रेजी तो पूरा विश्व में ही बोला जाता है, अंग्रेजी भाषा। तुर्की, लेकिन हमारे देश की सब नहीं है, सब क्या है? अन्य देश के, लेकिन जिसका प्रयोग हम अपने देश में उसी तरह करते हैं, बिना परिवर्तन किए ही हुबहू उसी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कपड़ा काटते हैं तो कहते हैं कैंची लाओ, क्या उसको कोई दूसरे नाम से कहता है कि कपड़ा कतरनी लाओ? नहीं कहता है। जब भी कहेगा तो कैंची कहेगा, है ना। तो कैंची जब कहेगा तो कैंची क्या है? हमारे तुर्की की भाषा की शब्द है। कोई कहेगा कि उर्दू शब्द किस भाषा का है? तो तुर्की का है ना। उर्दू ये पूछा जाता है ना। सुनामी क्या है? तो जापानी है। रिक्शा क्या है? तो जापानी है। चीनी है, चीकू है ना। ये क्या? लीची है। ये क्या है? जापानी है। चाय है क्या? नहीं, चीनी है। ऐसे कहने का मतलब क्या आता है। तो इस तरह से अंग्रेजी का तो आराम से पहचान लेंगे। तो ये अलग अलग पढ़ेंगे तब पहचान में आएगा। इसके बाद देखिए दूसरा आधार है हमारा दूसरा आधार ये दूसरा आधार होता है संरचना के आधार पर। इसमें होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। देखिए एक भूल गए, संकर शब्द होता है क्या? संकर शब्द। देखिए ये संकर शब्द क्या होता है? संकर का मतलब मिक्सचर, यानी कहने का मतलब कि वह शब्द जो दो या दो से अधिक अन्य भाषाओं से मिल करके बना हो, ऐसे शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। ऐसा कोई शब्द मिले जो दो या दो से अधिक भाषाओं के योग से बने हो, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। और ये छांटने के लिए आ जाता है संकर शब्द। जैसे देखिए आ जाता है कि रेल गाड़ी, इस तरह से आ जाए रेलगाड़ी। इसी को कहा जाए बैलगाड़ी। अब देखिए बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी में कहेगा कि बताइए क्या है? तो इसको हम संकर शब्द कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें बैल जो शब्द है और गाड़ी जो शब्द है दोनों क्या है? हिंदी का है। तो एक ही भाषा हो गई ना। लेकिन ये इसको कहा जाएगा, इसमें जब पढ़ेंगे तो ये यौगिक शब्द कहा जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ रेलगाड़ी जब शब्द पढ़ रहे हैं तो रेल जो शब्द है आपका अंग्रेजी है और गाड़ी जो शब्द है आपका हिंदी है। इसका मतलब कि यहाँ पर दो भाषा मिलकर के बना, है ना। सिनेमा घर है, सिनेमा,
घर, सिनेमा आ गया अंग्रेजी का, घर आ गया हिंदी का। वर्षगांठ, देखिए वर्षगांठ ऐसे आ जाए, चंद्रबिंदु जब लग जाए तो सीधे समझिए कि हिंदी का होगा। वर्ष जो शब्द है संस्कृत का है और गांठ जो शब्द है हिंदी का है ना। ऐसे करने का मतलब कि दो भाषाओं या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। इसके बाद रूढ़ शब्द क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। रूढ़ का मतलब वह शब्द जो सार्थक तो हो लेकिन उसके टुकड़े करने पर, खंडन करने पर उसका अर्थ बिल्कुल क्या है, गायब हो जाता है। वह शब्द सार्थक हो लेकिन खंडन करने पर अर्थ ही क्या हो जाए, गायब हो जाए, ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए पानी, हॉकी, क्रिकेट, ये अंग्रेजी का है। क्रिकेट जो है अंग्रेजी है ना। हाथी, आंख, सरल, विरल। देखिए सब ये सब रूढ़ है, क्योंकि ये पानी है तो पानी का मतलब जानते हैं। इसको पा और नी अलग अलग कर देंगे तो अर्थ क्या हो जाएगा, खत्म है। पा का अर्थ नहीं निकलेगा, नी का अर्थ नहीं निकलेगा। हिंदी की बात बता रहे हैं, संस्कृत में तो निकल जाएगा। हाकी है, इसको हा और की लिख देंगे तो ये अर्थ क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्रिकेट है तो क्रीधन केट करेंगे तो खत्म हो जाएगा। हाथी को हा और सी करेंगे तो ये भी अर्थ नहीं निकलेगा। आंख का आ और ख कर देंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। सरल का स और रल कर देंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। विरल का वी धन रल कर देंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को सरस लिख दिया तो ये आपका रूढ़ शुद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स अलग होगा, अर्थात क्या होगा, रस। तो रस से क्या है, युक्त, स माने सहित। तो इसका भी अर्थ निकल गया, इसका भी अर्थ निकल गया। तो इसको हम कभी रूढ़ शब्द नहीं कहेंगे। अब ये किस में जाएगा, तो यौगिक शब्द में जाएगा, है ना। यौगिक शब्द का मतलब कि वह शब्द जो सार्थक हो और खंडन करने पर भी, टुकड़े करने पर भी उसका अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द को हम कहते हैं कि ये यौगिक शब्द है ना। यानी दो या दो से अधिक शब्दों से, सार्थक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को यौगिक कहते हैं, जिसके टुकड़े करने पर भी अर्थ गायब नहीं होता है। और जिसका अर्थ गायब हो जाए उसको हम कहते हैं, है ना। जैसे देखिए लिख दिया हम गौशाला, हमने लिख दिया पाठशाला, विद्यालय, प्रेमाश्रु, प्रकंप। देखिए गौशाला, गौ माने गाय, शाला माने घर, टुकड़े करेंगे तो अर्थ निकलेगा। पाठ माने पढ़ना, शाला माने घर, पढ़ने वाला घर। विद्या धन आले करेंगे तो विद्या का क्या हो जाएगा, घर। प्रेम धन अश्रु करेंगे तो प्रेम मन का और अश्रु माने आंसू, दोनों का निकल गया। प्रधन कंप, कंप माने कांपना और प्र माने अधिक, तो ये उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, ये हम कहेंगे कि ये यौगिक शब्द है। योग रूढ़ का मतलब होता है कि वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो और खंडन करने पर तीसरा अर्थ निकलता हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये योग रूढ़ शब्द होता है। अब इस योग रूढ़ में जितने पढ़ेंगे वो आपका बहुव्रीहि समास,
बहुव्रीहि समास के उदाहरण मिलेंगे, है ना। जैसे मान लो हमने लिख दिया पंकज, कहेगा कि कैसा शब्द है, तो पंकज का मतलब क्या हो जाएगा, पंक आधान ज, तो पंक माने होता है कीचड़, है ना, और ज माने जन्म, कीचड़ में जो जन्म लेता है क्या कहते हैं, तो कमल कहते हैं। लेकिन इसी को कह दिया कि जलज में क्या है भैया, तो ये जलज में जल धन ज करेंगे, तो जल में जन्म लेने वाला तो बहुत से जीव हैं, इसका मतलब कि ये आपका आ जाएगा यौगिक शब्द में। है समझ में। तो बहुव्रीहि समास का जितना उदाहरण है सब इसके अंतर्गत क्या है, आ जाएगा। तीसरा अर्थ मिलेगा, लंबोदर का तो गणेश जी मिल जाएगा, है ना, दशानन का तो रावण मिल जाएगा, चतुर्भुज का तो विष्णु मिल जाएगा, है ना, मृगेंद्र का तो शेर मिल जाएगा, तमाम तरह के उदाहरण, नीलकंठ का तो शिव जी मिल जाएंगे, है ना, चंद्रशेखर का तो शिव जी मिल जाएंगे, पंचानन का तो हनुमान जी मिल जाएंगे, चतुरानन का तो ब्रह्मा जी मिल जाएंगे। तमाम तरह के मतलब जो उदाहरण है बहुव्रीहि, खाली याद रखिए, सब उसके अंतर्गत क्या है, आ जाएंगे। कोई दिक्कत? तो ये शब्द का चैप्टर खत्म, इसको खाली याद करना है, फारसी अरबी के शब्द नोट करा देंगे।